गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तो सुबह है, किसी को कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है थक गए हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आप सबका स्वागत है। और आप अभी बैठे हैं साइंस ऑन स्फीयर शो में, मतलब गोले पर विज्ञान, जहां हम लोग अपने सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, ठीक है। और अगर हम आपसे कुछ पूछें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, ठीक है, शर्माना नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला स्लाइड देखते हैं। क्या दिख रहा है आपको? स्टार्स दिख रहे हैं ना, तारे दिख रहे हैं। कौन कौन से रंग के तारे दिख रहे हैं? तो बताओ कलर के आधार पे कौन सा तारा सबसे गर्म है और कौन सबसे ठंडा है? लाल गर्म है और नीला ठंडा है ना। अच्छा ठीक है, यहीं पर जो है ना हम बताते हैं कि जब यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की बात आती है तो हमारी सोच एकदम उल्टी हो जाती है। जो हम लोग को लगता है वैसा होता नहीं है। जैसे कभी आप एनालॉजी बता रहे हैं, सिमिलर बात नहीं है बट एक एनालॉजी है कि आप चूल्हा जलते देखे हैं, एलपीजी गैस, किचन में गए होंगे, कौन से रंग की आग निकलती है? येलो कलर का चूल्हा किसके यहाँ निकल रहा है भाई? एलपीजी गैस बोल रहे हैं हम। ब्लू होता है ना। हाँ, जो गर्म आग होती है, जो बहुत सबसे ज्यादा हीट जिसमें होता है, उस आग का रंग जो है ना ब्लू कलर के वेवलेंथ का होता है। इसी वजह से सिमिलरली यहाँ पर क्या है, जो सबसे गर्म तारा होगा वो कौन से रंग का होगा? ब्लू। वेरी गुड। और जो ठंडा होगा वो लाल होगा। इसी बेसिस पे हम एक और चीज पता करते हैं क्या, कि कौन सा तारा नया नया है और कौन सा मरने की कगार पे आ गया है, बूढ़ा हो गया है। जो सबसे गर्म होगा वो क्या होगा? उल्टा, जो सबसे गर्म होगा वो नया होगा ना। ठंडा पड़ जाने का क्या मतलब होता है? बूढ़ा, ठंडा पड़ गया, वो तारा मरने वाला है। मतलब लाल तारा मरने वाला है और ब्लू तारा नया नया है। समझ गए? पता है जब दो तारे, जो मरते हुए तारे आपस में जब टकराते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है? हेवी मेटल्स कहते हैं। जैसे आपने सुना है सोना चांदी, सुना है ना। वो सब कहाँ बने हैं? जमीन पे नहीं बने हैं। दो तारे जब मरते हुए तारे एक दूसरे से टकराए हैं, न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है, तब बना था सोना। और वो फिर एस्ट्रॉयड वगैरह के जरिए, जो धूमकेतु आते हैं ना कभी कभी पृथ्वी पर, आप सुनते होंगे, उसके जरिए हमारी पृथ्वी पर पहुंचा है सोना। समझ रहे हैं? तो अगर अभी मम्मी को जाके क्या बोलेंगे कि आप जो हाथ पैर में पहनती हैं वो कहाँ बना था? स्टार्स के टकराने से ब्रह्मांड में बना था। सोचो कितना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है क्या सबको? देखो मैं दिखा रही हूँ। अच्छा ये बताओ, ये जो येलो येलो दिख रहा है वो है क्या? पहली बात ये बताओ। हाँ, अल्फा सेंचुरी। ये आकाश गंगा है। आकाश गंगा सुने हैं? मिल्की वे गैलेक्सी, सुना हुआ नाम लग रहा है। हाँ, ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज है, जिसमें से एक गैलेक्सी है आकाश गंगा, जिसका एक छोटा सा हिस्सा है हम, हमारा सौर मंडल। और यहाँ पर जो लिखा हुआ दिख रहा है ये है अल्फा सेंटोरी। एक 3 तारों का समूह है, एक तारा नहीं है, 3 तारे हैं। अल्फा सेंटोरी ए, बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। जिसमें प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है ना वो हमारे सौर मंडल से सबसे करीबी तारा है, सबसे नजदीक तारा, ठीक है। और पृथ्वी से दूसरे नंबर पे करीब है। पृथ्वी से दूसरे नंबर पे, तो पहले नंबर पे सबसे करीब तारा कौन है पृथ्वी से? नहीं, दूसरे नंबर पे प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी से करीब है, समझ रहे हैं ना। पहले नंबर पे कौन सा तारा है? फिर से सुनो मेरा सवाल। हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन है पहले नंबर पे? सूरज। वेरी गुड, सूरज तारा है ना। चलो देखते हैं सूरज कैसा दिखता है। चाहिए बताओ सूरज का रंग क्या है? इसमें तो हम लोग ऐसा ट्रेडिशनली ऐसा रंग दिखाते हैं, पर वास्तव में सूरज का क्या रंग है? रियल में सूरज वाइट कलर का है। इसका मतलब अभी हम जैसे बताएं सूरज ना ज्यादा नया है ना ही ज्यादा पुराना है, ठीक है।
और ये आप पढ़ते होंगे कि सूरज क्या आग का क्या है, गोला है ना। पर हम आपको बताएं कि ये कहना सही नहीं है, गोला है, बट आग का कहना क्यों नहीं सही है। आग के लिए क्या चाहिए, सुने होंगे आग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पर वहां तो ऑक्सीजन नहीं है, तो आग कैसे जल रही है। इसमें आग नहीं जलती है। क्या होता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कुछ उपलब्ध है तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। और क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एटम एक हीलियम एटम बनाते हैं प्रेशर में, और उस प्रक्रिया को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, समझे। और इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हम लोग, आप गर्माहट महसूस करते हैं ना सूरज का, वो सब उसी प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है। अब से आप क्या बोलेंगे कि सूरज क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। आग का गोला है कि न्यूक्लियर रिएक्टर है। आगे बढ़ते चलो, अब एक एक करके सारे ग्रह के पास चलेंगे, ठीक है। तो पहला ग्रह कौन है पता है किसी को, बुध है। बुध है ना, मरकरी, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ ये क्या है, चांद लग रहा है ना, लेकिन ये मरकरी है। चांद में और मरकरी में सिमिलैरिटी है क्योंकि थोड़ा सा सिमिलर है, इसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर यानी वातावरण नहीं है, जैसे चांद के ऊपर नहीं है ना, सुने है ना, चांद के ऊपर वातावरण नहीं है, वैसे ही यहाँ भी नहीं है, जिसकी वजह से ये ऐसा है, सारे क्रेटर्स इसके ऐसे दिखते हैं। और पता है पहले नंबर पे होने के बाद भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, पता है आपको। ये तो सूरज का बेस्ट फ्रेंड है, सबसे पहले यही आता है, फिर भी ये गर्म क्यों नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, क्या बताया कि एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, गर्माहट को सोखने में, सूरज से जो हीट आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करने में। तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो हीट भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। तो जो हिस्सा इसका सूरज की तरफ होता है ना, वो 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है, और वही सेम प्लैनेट दूसरी तरफ ठंडा रहता है -200 डिग्री सेल्सियस। सोच रहे कितनी अजीब बात है। आप पूछ सकते हैं ना कि अगर वातावरण नहीं है तो सतह तो है, सतह भी तो गर्म हो सकती है, ये तो वैलिड क्वेश्चन है। तो सतह क्यों नहीं गर्म हो रही है। ऐसा इसलिए, रेगिस्तान के बारे में सुना होगा कि वहाँ ठंड बढ़ जाती है रात में, सुने हैं। हाँ। जबकि वो तो गर्म इलाके में है, तो वहाँ रात में ठंड क्यों बढ़ जाती है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है, जो बालू जैसी सतह होती है ना, वो आसानी से हीट रिलीज कर देती है, हीट को आसानी से वापस फेंक देती है, समझ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ भी वही चीज हो रही है। आगे बढ़ते, इसके बाद कौन सा ग्रह है, वीनस यानी शुक्र ग्रह। ये देखो शाइन कर रहा है ना, इस पर वातावरण है, CO2 है मेनली, और सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के पैचेस है, और इसी की वजह से ये इतना ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा शाइन करता है। आप अभी शाम में निकलेंगे ना, तो सबसे चमकता हुआ सितारा कुछ दिखेगा तो तारा नहीं है, ये वीनस ही चमकता है, समझे, शुक्र ग्रह। और इसी वजह से इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता था, क्योंकि, हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये निकलता है किसी एक समय पे, सुबह के टाइम निकलता है और दूसरे समय कभी शाम के टाइम निकलता है। पहले लोगों को लगा था कि 2 तारे हैं, और एक सुबह के टाइम आता है, दूसरा रात के टाइम आता है, क्योंकि दोनों में लड़ाई वड़ाई चल रही है शायद। लेकिन एंशियंट इंडिया की जो एस्ट्रोनॉमी थी ना, प्राचीन भारत की सिद्धांत जो थे, वो हमेशा से इसको एक ही बॉडी मानते थे, और वो भी तारा नहीं ग्रह ही कहा जाता था। सोचिए कितना सटीक था उस वक्त का भी साइंस। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन सा ग्रह है, पृथ्वी यानी पृथ्वी। ये देखो सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, जमीन दिख रही है ना। अच्छा ये सब कुछ टेढ़ा क्यों दिख रहा है, सारा जो महादेश है वो टेढ़ा क्यों है बताओ तो। देखो भारत किधर है, ये देखो टेढ़ा है ना, क्यों है टेढ़ा, किसी को पता है। हाँ अच्छा, ये सुने आपकी पृथ्वी अपनी धुरी या अक्ष पे, एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो वही है ना, ये झुकाव जो है उसकी वजह से सारे महादेश टेढ़े टेढ़े आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा कौन कौन से महादेश दिख रहे हैं, ये जैसे ये तो भारत है, भारत कौन सा महादेश का हिस्सा है, वेरी गुड। और इसके पास ये क्या है, अफ्रीका। फिर ये इस तरफ आओ, ये क्या है,
साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ठीक है। और ये कौन सा है? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, बताओ। ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। और नीचे साउथ पोल में है एंटार्क्टिका और ऊपर नॉर्थ पोल में आर्कटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अर्थ के पास आराम से चलेंगे, पहले एक एक करके ग्रह के पास चलते हैं, ठीक है। ये कौन सा ग्रह है बताओ? मंगल ग्रह, मार्स। ये लाल दिख रहा है ना, इसी वजह से रेड प्लैनेट भी बोलते हैं इसको। लाल क्यों है ये, किसी को पता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड सुने? आयरन ऑक्साइड बेसिकली अगर आम भाषा में बोले तो जंग देखे लगा हुआ लोहा में, किस रंग का होता है जंग? ऐसा ही होता है कि नहीं? हाँ, तो इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसकी वजह से ये लाल दिखता है। अच्छा, कुछ इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं। ये देखो, ये निशान दिख रहा है इसके इक्वेटर पे। इसको ये खाई है, बहुत बड़ी खाई है, कम से कम 4000 किलोमीटर लंबी है। फोन कर लीजिए था। ये दूर से स्पेस से ही दिखती है। रंजा सर को फोन कर लीजिए। इसको हम लोग बुलाते हैं वैलिस मैरिनेरिस, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज इससे टकरा के गुजरा है और ये निशान छूट गया है ना। कोई देखा है स्पाइडरमैन, अवेंजर्स, ये सब देखते हैं आप लोग? इसमें स्पेसशिप देखे हैं, तो लग रहा है कोई स्पेसशिप होगा बड़ा सा जो टकराया होगा, ऐसा निशान लग रहा है। अभी तक हमारे वैज्ञानिक नहीं पता कर पाए कि ये निशान कैसे बना है। अच्छा, ये देखो, ये क्या है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, वोल्केनो है, पिंपल जैसा जो दिख रहा है ना। इसमें सबसे बड़ा जो है वो, उसको हम लोग बुलाते हैं ओलंपस मॉन्स। पूरे सौरमंडल या सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ है ये। और इसके आसपास जो निशान है, कहा जाता है कि वहाँ पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वाटरफॉल हुआ करता था। मतलब मार्स पर कभी पानी मौजूद था। ये देखो, जहाँ पर पोल्स पर, जहाँ पर सूरज की रोशनी और हीट नहीं पहुँच रहा है ना, वहाँ पर पानी अभी भी बर्फ के रूप में क्या है? मौजूद है। हाँ, चलो, इसके बाद सारे सतही ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स खत्म होते हैं मार्स तक। और यहाँ से शुरू होता है एक एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब छोटे छोटे रॉक के टुकड़े जो ग्रह का रूप लेने में असफल रहे, ग्रह नहीं बन पाए, तो उसमें वो घूमते रहते हैं। और उसके बाद शुरू होता है किसका इलाका? गैशियस प्लैनेट, जो सिर्फ गैस का बना हुआ है। कौन है ये? बृहस्पति, मतलब जुपिटर। और ये जो उसमें देख रहे हैं ना, ये अलग अलग इसके गैसेस हैं जिसमें तूफान मची रहती है। इसके तूफान कभी नहीं थमते हैं। तो सबसे बड़ा तूफान कहा जाता है कि 350 साल से अभी तक चल रहा है। ये लाल लाल जो दिख रहा है आपको, द रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ये इतना बड़ा है कि कम से कम 3 पृथ्वी इसमें समा सकती है। अच्छा, हम आपको स्केल बताते हैं। जैसे मान लो यही असली जुपिटर का साइज होता, ठीक है, तो पता है इसके सामने अर्थ कितना बड़ा होता? अगर यही जुपिटर होता तो आपकी फिंगर टिप है ना, उंगली का जो टिप है, उसके ऊपर बॉल की तरह छोटा सा समा जाता अर्थ। अब इमेजिन करो कि इसके सामने अर्थ कितना छोटा है। समझ रहे? कितना छोटा है, आपकी उंगली पे समा जाता अर्थ, ठीक है। इसका हम बताने का वजह क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में कितना घंटा लेती है बताओ? 24 घंटे लगाते हैं ना। तो पृथ्वी इतनी छोटी होकर 24 घंटा ले रही है। अब बताओ उसके सामने इतना विशालकाय कोई ग्रह है, वो कितना घंटा लेता होगा? हाँ, कोई गेस करो। बड़ा है तो कितना घंटा लेता होगा? 3 गुना कम से कम। सिर्फ 10 घंटा। सिर्फ 10 घंटे में ये अपना चक्कर काट लेता है। इतना बड़ा बॉडी है और इतना कम टाइम, मतलब स्पीड इसका क्या है? बहुत ज्यादा है ना। तो हम ये क्यों बता रहे हैं आपको? अच्छा, अब ये बताओ मेरे को, किसी बहुत मोटे थुलथुले आदमी को नाचते हुए देखे हो? नाचना जानते हो ना क्या होता है ना? तो बोलो, मोटा आदमी नाचेगा तो बैलेंस कर पाएगा? गिर जाएगा ना। तो ऐसा ही कुछ हमारे बेचारे जुपिटर के साथ हो रहा है। ये इतना बड़ा है और इतना स्पीड से नाचता है, जिसकी वजह से इसके एटमॉस्फेयर में तूफान कभी थमने का मौका ही नहीं मिलता है। इसको हम लोग कोरियलिस फोर्स के नाम से जानते हैं, वो जो फिनोमेना है। आप आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे इसको। इसी वजह से इसके तूफान हमेशा चलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन है? शनि ग्रह यानी सैटर्न। पीला दिखता है, इसकी सतह पर अमोनिया है ना, इसकी वजह से पीला दिखाई देता है। और इसका एक और अजीब बात है कि ये बहुत हल्का है, पानी से भी हल्का है। पानी से हल्का है क्या मतलब समझ रहे हैं? अगर ऐसा कोई समुद्र होता जिसपे ये समाता तो ये तैरते रहता, डूबता नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपको बोले कि शनि भारी पड़ गया, तो आप क्या बोलिएगा? कि असली शनि तो बेचारा बहुत हल्का है।
पानी में आप डूब जाएगा, शनि नहीं डूबेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, छल्ले किसके पास है? रिंग्स कौन किस प्लैनेट के पास है? रिंग्स, छल्ले जो चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़े, मंगल सैटर्न है ना, सैटर्न के पास ही दिखाया जाता है। लेकिन हम आपको अगर बताएं कि रियलिटी में सारे गैशियस प्लैनेट के पास रिंग्स है। जुपिटर के पास कितना है? 4, और यूरेनस और नेपट्टून के पास 13 और 5 है। ठीक है, हम आपको ये फिगर बताएं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप गेस करके बताओ कि सैटर्न के पास कितना रिंग्स होगा। बताओ, गेस करो ना, कितना रिंग्स हो सकता है शनि के पास? शनि के पास नासा को जितना पता है अराउंड 500 रिंग्स हैं शनि के। और इतना ही कि 500 पे थम गया है, अभी भी मिलते रहते हैं, डिस्कवरी हो ही रही है। सौरमंडल की एरिया से भी बाहर इसके रिंग्स पाए जाते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि सबसे शक्तिशाली बलवान अगर जुपिटर है ना, सबसे बड़ा और शक्तिशाली अगर जुपिटर है, तो सैटर्न का रिंग ज्यादा क्यों है? हाँ, उससे क्या हुआ? लेकिन शक्तिशाली नहीं है ना उतना जुपिटर के जैसा। जो ज्यादा शक्तिशाली होता है उसका फॉलोअर ज्यादा होता है ना, लेकिन इसका ज्यादा है, जुपिटर का कम है। क्यों ऐसा? इसलिए हो रहा है क्योंकि जुपिटर जरूरत से ज्यादा ही बलवान है। क्या होता है, उसके आसपास कब कोई भटकते हुए आता है तो एकदम अपने तरफ खींच लेता है और अपने एटमॉस्फेयर में उसको क्रश करके एकदम चकनाचूर करके एब्जॉर्ब कर देता है। शनि भी है शक्तिशाली, बट इतना नहीं है कि उसके आसपास कोई आएगा तो अपने में ही संभालेगा। समझ रहे हैं? एकदम बैलेंस यहाँ पे हो रहा है। इतना है कि अपने आसपास उसको चक्कर लगवा दे बट घुसाएगा नहीं। समझ रहे हैं? यहाँ पे ये ट्विस्ट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा प्लैनेट है? यूरेनस यानी अरुण। ब्लू है क्योंकि आइस क्रिस्टल्स और बाकी सारे गैसेस भी है, बट मीथेन ज्यादा है जिसकी वजह से ब्लू दिखता है। इसमें अगर मेरे को कुछ बताना हो तो हम बताएंगे कि जैसे पृथ्वी का कितना था धुरी पे, अपना टिल्ट कितना था? 23.5 डिग्री था। इसका पता है 98 डिग्री है। जैसे ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे ही है पूरा 98। समझ रहे हैं? एकदम लेटा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे अगर इसका हाथ पैर होता तो लगता है कि लोट लोट के सूरज का चक्कर लगा रहा है। कोई लोटते हुए बच्चा को देखे हैं? खुद भी लोटते ही होंगे कभी ना कभी अपना बात मनवाने के लिए। तो वैसे ही ये ऐसा लेट लेट के, जैसे बाकी प्लैनेट पे पोल्स पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, इसके इक्वेटर पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ सिमिलर है नेपट्टून, वरुण। मीथेन ज्यादा है जिसकी वजह से ज्यादा ब्लू है। और पूरे सोलर सिस्टम की सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे तेज हवाएं चलती हैं कहाँ? यहाँ 2000 से 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और यूरेनस और नेपट्टून को हम लोग आइस जायंट्स भी बोलते हैं। वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, सूरज से बहुत दूर है ना, जिसकी वजह से वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन प्लैनेट है? गलत जवाब। अब कोई प्लैनेट नहीं है, अब ड्वार्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह। ठीक है, ये देखो हम सबको दिखाते हैं। इसका सिर्फ एक ही तस्वीर नासा के पास है जो 2015 में मिला था। ये है, एक साइड का है, दूसरे साइड का नहीं है। ये आपको लग रहा है ना कि जैसे एक चॉकलेट वैनिला आइसक्रीम है, उसमें हार्ट शेप का स्कूप किया हुआ है, दिल का आकार दिख रहा है किसी को? है ना? ऐसा है कि वहाँ जैसे यूरेनस और नेपट्टून पे ठंड है, तो ये तो और भी ज्यादा दूर है ना, बहुत दूर है, तो और ज्यादा ठंड है। तो यहाँ पे रॉक्स तो है, लेकिन साथ साथ जो इसका गैस था ना वो भी जम गया है, और वो जम के क्या बर्फ बन गया। अब सोचो इतनी ठंड की गैस भी बर्फ बन गया, है ना? कितना दूर है? 24.5 बिलियन माइल्स अवे, इतना। अच्छा, इसको हम लोग अब प्लैनेट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारा रूल सेट किया गया है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या था ना, कि कोई भी बॉडी को प्लैनेट कहने के लिए हम लोग को क्या, उसका एक गुरुत्वाकर्षण का डोमिनेंस होना चाहिए, एक ग्रेविटेशनल डोमेन, यानी उसका एक, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो एक अपना इलाका होना चाहिए। समझे? उसकी इलाका में अगर कोई और बॉडी मौजूद है तो या तो उसका सैटेलाइट हो, जैसे हमारा मून है ना, और कोई और बॉडी मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो उसका सैटेलाइट हो बस। पर क्या ये इसका कोई इलाका ही नहीं है प्लूटो का अपना? समझ रहे हैं? ये खुद किसी और के इलाके में रहता है। उस इलाके को कहा जाता है काइपर बेल्ट। समझे? जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में, वैसे ही काइपर बेल्ट एकदम छोर पर है, और वहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स की तरह घूमते रहते हैं छोटे छोटे टुकड़े, जिसका एक हिस्सा है क्या? प्लूटो, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो अब वापस किसके पास जाते हैं? हर जगह चारों तरफ घूमने के बाद हम लोग वापस कहाँ जाते हैं? अपने घर पे।
अपने घर जाते हैं, यहाँ से आप लोग घूम के कहाँ जाएंगे? ये देखो यहाँ पे हम लोग क्लाउड्स की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्लाउड्स क्यों जरूरी है पता है? बादल का इम्पोर्टेंट क्यों होना है जरूरी? एक तो सबसे पहले कि झुकी हुई है पृथ्वी, इसकी वजह से बादल बनते हैं, क्योंकि जो सूरज से रोशनी हीट आती है ना, वो चारों तरफ उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हवाएं चलती हैं, बादल बनते हैं। ये सब बाद में आगे ज्योग्राफी में शायद आप लोग पढ़ेंगे। बादल जरूरी है क्योंकि मौसम आता है उसकी वजह से। मौसम क्या होता है पता है? क्या होता है मौसम? ठंडी गर्मी क्या होता है ना? उसके लिए ये बहुत जरूरी है। या फिर मानसून सुनते हैं आप न्यूज में कि मानसून देर से आया। मानसून नहीं आता है तो क्या नहीं होती है? खेती नहीं होती है ना? इंडिया में मानसून देखो साउथ से एंटर करता है और गैंगेटिक प्लेन से होकर निकल जाता है। चलो इसमें हम कुछ और दिखाते हैं आपको। ये देखो बिना बादल के पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो कितने महादेश थे? 7 महादेश थे क्या? ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी बनी थी तो उस वक्त सिर्फ एक टुकड़ा था लैंड का, जिसको हम लोग पैंजिया बोलते हैं। फिर वो टूटते टूटते अभी ऐसा है कि 7 ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का जो अंदर का कोर है ना, वो घूमते रहता है, जिसकी वजह से ऊपर की सतह भी घूमती है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं जिसको। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अगर आप जैसे हम बेसिकली आपको बताएं तो आप पूछेंगे कि जब निर्माण हुआ था सिर्फ उसी टाइम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा था कि अभी भी हो रहा है? हो रहा है क्या अभी भी? क्यों? मैग्मा तो अभी भी घूमता होगा, अभी भी होना चाहिए। ये देखो हम दिखाते हैं क्या हो रहा है। न्यूज पढ़े होंगे आप लोग। ये अफ्रीका में एक दरार दिख रही है इस तरफ, नीचे की तरफ सबको दिख रहा है ना चारों तरफ। क्या हो रहा है कि ये टूट रहा है वहां से, और इसको माना जाता है कि ये टूट कर वहां से अलग हो जाएगा और ये इंडियन ओशन से होते हुए कहाँ आकर टकरा जाएगा? भारत में। ये जो महाराष्ट्र केरला का साइड देख रहे हैं ना, वहां पर आके वो टकरा जाएगा। लक्षद्वीप और मालदीव कहाँ जाएंगे? समुद्र के नीचे। समझ रहे हैं क्या होने वाला है? जैसे हिमालयाज है बर्फीले पहाड़, वैसे ही वहां भी साउथ इंडिया में भी बर्फीले पहाड़ बन जाएंगे। कब होगा ये मालूम है? बहुत साल लग जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे तब तक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ ये क्या है? अगर सुनीता विलियम्स जी अभी आजकल न्यूज में है, क्या है वो? क्या करती हैं पता है? सुनीता विलियम्स जी के बारे में सुना है कि नहीं? कुछ तो सुना होगा। आजकल चर्चा में है, रिटायर हो गई हैं। एस्ट्रोनॉट थी ना वो, नासा में काम करती थी। एस्ट्रोनॉट के बारे में बता रहे हैं कि अगर एस्ट्रोनॉट होते आप लोग, या फिर एस्ट्रोनॉट्स को बाहर से हमारी दुनिया कैसी दिखती है? हाँ ऐसी दिखती है जैसे अभी दिख रहे हैं हम? नहीं ना। क्या हो रहा होता है? एक तरफ रात और एक तरफ दिन, है ना? जैसे अभी इंडिया में क्या हो रहा है? अभी रियलिटी में तो दिन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? रात हो रही है ना। ये देखो सूरज एक तरफ है एक तरफ नहीं है, चारों तरफ ऐसा रात हो सकता है? नहीं। अगर कोई सूरज को चुरा के भाग जाए तो है कोई हम लोग से भी ज्यादा एडवांस सभ्यता होगी कहीं दूसरे ब्रह्मांड में, हाँ दूसरे गैलेक्सी में। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यही तो है साइंस की बात की, कुछ भी पॉसिबल है। चलो इंडिया कैसा दिख रहा है इसमें देखो तो। सबसे ज्यादा अगर इक्वली हर तरह से चमक रहा है कुछ तो वो इंडिया ही है ना? इवन चाइना भी बराबर नहीं चमक रहा है, सिर्फ ईस्ट मतलब पूर्वी चाइना ही है जहाँ पे ज्यादा रोशनी है, बाकी में नहीं है। इंडिया के अलावा सिर्फ जापान है, जो जापान समझ रहे किधर है कि बताना पड़ेगा? कहाँ है ये जापान? दिख रहा है आपको? इसमें लंबा सा नहीं दिख रहा है, लंबा सा स्ट्रिप, वो जापान है। उसके अलावा और कोई देश नहीं है जो बराबर बराबर है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे भारत की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज्यादा रिच है। हर जगह खेती और सभ्यता बराबर पनपी और फली फूली है। ये लक जो है ना, ये सौभाग्य सारे कंट्री को प्राप्त नहीं है। ये बताओ आगे ये क्या है? गेस करो क्या है ये? 12 बज रहा है। 12 नहीं बज रहा है बाबू अभी। ये क्या है बताओ? गेस करो ना क्या है? ये तो अर्थ है। तब से तो हम लोग यही बोल रहे कि अर्थ है। ये क्या चल रहा है? मछली है। मछली जमीन पे कब से चलने लगी? ये जैसे रोड पे ट्रैफिक होता है ना,
वैसे ही ये हवा का ट्रैफिक है, एरोप्लेन्स है ये डेली कितने एरोप्लेन्स कहाँ से कितना उड़ते हैं, लैंड करते हैं, उसका ये डेटा है। तो इंडिया का तो कुछ खास नहीं है ना, जितना पॉपुलेशन उस हिसाब से है क्या भीड़, नहीं ना। लेकिन चाइना का देखो, और चाइना के हिसाब से अब तुम यूरोप का देखो, ये देखो इंडिया के सामने इसका पॉपुलेशन कुछ नहीं है। पता नहीं पूरी दुनिया के लोग यहीं जा रहे हैं, है ना। यही आप यहाँ पे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच का फर्क यहाँ पे समझ सकते हैं। लास्ट हम एक इम्पॉर्टेंट चीज जोड़ना चाहेंगे कि जैसे ये सब देखे ना अपना नेपट्यून और यूरेनस, यहाँ पे बारिश किस चीज की होती है? जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है पानी की, यहाँ किस चीज की बारिश होती है? बर्फ तो है वहां, लेकिन बारिश होती है वहां पे डायमंड्स की, हीरे। ऐसे तराशे हुए नहीं होते हैं जैसे अंगूठी में, थोड़ी ना अंगूठी थोड़ी गिर रहा है वहां, रॉ डायमंड्स गिर रहे हैं। चलो हम ये क्यों बता रहे हैं मालूम? क्योंकि चलो वापस पृथ्वी पे चलते हैं और कुछ बताते हैं लास्ट में। अब तक आपने सारे प्लैनेट्स देखे? सारे प्लैनेट्स चारों तरफ से एक जैसे थे कि नहीं? चारों तरफ एक जैसा था कि नहीं? है ना। कौन सा ग्रह था जिसमें इतनी विविधता है, अलग अलग चीजें हैं? हमारी पृथ्वी। चलो, और ये मैंने स्टार्टिंग बताया कि तारे मरते हैं तो सोना चांदी बनता है, राइट। फिर मैंने बोला कि बहुत सारे प्लैनेट्स पे तो बारिश ही हो रही है हीरो की, है ना। कौन सी चीज थी जो कहीं नहीं थी बट अर्थ पर है? सच में रेयर कोई चीज अगर थी तो क्या थी वो? पानी। इस कदर पानी किसी और प्लैनेट पे है नहीं था। हम इसलिए बोले कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड की नजर से अगर हम देखें, सच में रेयर चीज क्या है? सोना चांदी है कि पानी है? हम लोग किसको बर्बाद करते हैं सबसे ज्यादा? तो हम जैसे हम लोग को, मानव सभ्यता को कोई नई जगह मिलती है तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं? जाके लूटपाट मचाते हैं, वहाँ पे जाके मिनरल्स चुरा लेते हैं, राइट। पेट्रोल चुराते हैं, मिनरल चुराते हैं। मान लो किसी और एलियन सभ्यता को हमारा ग्रह मिले, वो लोग क्या चुरा के ले जाएगा, है ना। तो इसलिए हम बताते हैं कि हमारी पृथ्वी द्वितीय है। जितना वेरिएशन यहाँ है वो किसी प्लैनेट पे नहीं है। बर्फ है, पहाड़ है, डेजर्ट्स हैं और पानी है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली, है ना। तो इसका ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस शो के माध्यम से आपको कुछ नया और रोचक जानने को मिला हो। आप हमारे यहाँ आते रहिए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंजा के फोन आइले, बस रिसीव करके छोड़ दे। सुना क्यों सुना है सर? हमारा फोन कर रहे हैं तो हम वीडियो बना रहे हैं। तो क्या कर दी, कान में सुनी आवाज आता है। अरे कुछ कर रुकिए ना। आगे